थीम्स के आधार पे ही यूपीपीसीएस लगातार पूछता है, ये यूपीएससी नहीं है। 2 मोटिव हम एक साथ लेके चल रहे हैं। पहला मोटिव है कि जो थीम्स हैं जिन पे सवाल पूछा गया है आरओ में, यूपीपीसीएस में, उन थीम्स को कवर करा दे। उन थीम्स में जो पहली थीम है आपको दिखाया ही है, साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति, ये सब इनके आपस में अंतर संबंध अलग अलग प्रकार से। दूसरा जो थीम है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन पे बार बार निबंध पूछा जाता है। और तीसरा फिर बाकी जो करंट में इशूज हैं उनको रिलेटेड कई बार कृषि आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है। अब जाति पे भी सवाल पूछा जा चुका है, चुनाव पर भी पूछा जा चुका है, राजनीति इसलिए बहुत उसका फेवरेट टॉपिक है। मेरे मन में आज जब मैं टॉपिक सोच रहा था क्या करूं, जैसे उस दिन निकला था पतनशील साहित्य, पतनशील समाज का प्रतिबिंब है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा था कि इस समय राजनीति का माहौल है ठीक ठाक, समाज और राजनीति का अंतर संबंध जो है इस पर तो बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन किस तरीके से राजनीति ठीक उस सूरज की तरह है जो समस्त शक्तियों का स्रोत है धरती के लिए, अपने ग्रहों के लिए, अपने प्लैनेट के लिए। सारी शक्तियाँ राजनीति से ही इंस्पायर्ड होती हैं। और समाज और राजनीति का जो संबंध है, मैंने थोड़ा सा सेशन में आने के पहले देखने की कोशिश की कि पहले राजनीति आई, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत नया है। राजनीति, पॉलिटिक्स कब शुरू हुई, तो पता चला कि चिंपैंजीज जो हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो चिंपैंजीज हैं वो अपना अड्डा यानी कि जहाँ पे वो रहते थे उसको ठीक से सिक्योर करने के लिए, और तो राजनीति के बारे में चिंपैंजीज भी किस तरीके से आपस में ऐसा नेगोशिएशन करते थे, ऐसा व्यवहार करते थे जिससे वो अधिकतम एरिया और अधिकतम रिसोर्सेस ऑक्यूपाई कर सकें। तो राजनीति, पॉलिटिक्स जो है हम सभी होमोसेपियन से उनके और पूर्वज जो थे उनमें बहुत कॉमन है। राजनीति जो पॉलिटिक्स है और समाज का जो संबंध है, आधुनिक समय में जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें समाज ने क्या किया कि भाई सब लोग इकट्ठा हुए और कहा कि कुछ लोगों को हम अपनी शक्तियाँ देते हैं, अपने हिस्से का अधिकार देते हैं, क्या करने के लिए, हमारे जीवन का, हमारे बारे में फैसला लेने के लिए। क्यों? ताकि समाज में एनार्की ना आए। ऐसा ना हो कि हर कोई फैसला लेने वाला, हर कोई राजा है, हर कोई जज है, हर कोई पुलिस है। ये स्थिति टालने के लिए समाज ने कुछ प्रतिनिधियों को, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को अपना फैसला लेने का अधिकार दे दिया, और वहीं चुने हुए लोग या वहीं अपॉइंट किए हुए लोग या वहीं सर्वसम्मति से निर्णय किए हुए लोग कि भाई ये लोग हमारे अधिकारों का, हमारे हकों का फैसला करेंगे, एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर करके सामने आया, और ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहलाया। अगर देखा जाए तो एंशिएंट एरा में अगर देखा जाए तो कुछ 400 BC के आसपास, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा जो था, ढेर सारे वैसे थॉट्स हैं, लेकिन जो कन्फ्यूशियस था उसने राजनीति और समाज के अंतर संबंधों को और राजनीति को लेकर के बताया पहली बार ठीक से कि 100 थॉट ऑफ पॉलिटिक्स करके एक थ्योरी चलती है। उसमें कन्फ्यूशियस ने कहा कि भाई किस तरीके से राजनीति का समाज के साथ अंतर संबंध होना चाहिए। इसी को और थोड़ा सा इवॉल्व करते हुए चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा 600 BC के आसपास, तब चाणक्य ने राजा के धर्म को भी बता दिया, राजनीति के धर्म को भी बता दिया कि कैसी राजनीति होनी चाहिए, जनता के हित में राजा का हित, जनता के सुख में राजा का सुख। इस तरीके से अशोक के विचारों में आप चाणक्य के विचारों की झलक आप देख सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस से लेकर के चाणक्य तक, और बाद में फिर मेडाइवल एरा में भी ढेर सारे लोग हुए, और इस बीच में भी चाहे वो फिर वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स रहे हों, चाहे वो मैकियावेली रहे हों या बाकी लोग रहे हों, इन सभी ने भी राजनीति और समाज के अंतर संबंधों को समय समय पर परिभाषित किया। तुलसीदास इस बारे में थोड़े से ज़्यादा फिलोसॉफिकल, आइडियल, और जो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें राजा जनक आते हैं, विदेह हैं जिनके पास सारे मेटलिस्टिक अचीवमेंट हैं, लेकिन वो फिर भी उससे मुक्त हैं, यानी कि शासन करते वक्त वो ज़्यादा करुणावान हैं, ज़्यादा दयालु हैं। और तुलसी लिखते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। ऐसा करके कहते हैं कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, पीड़ा में है, सो नृप अवस नरक अधिकारी, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होगा। और वो राम राज्य की अवधारणा भी इसी आधार पे करते हैं कि राम राज्य कल्याण का राज्य है। वेलफेयर स्टेट का मॉडल शायद पूरे मिडाइवल एरा में पहली बार तुलसीदास ने पेश किया कि वेलफेयर स्टेट कैसा हो, और वो वेलफेयर स्टेट को राम राज्य से
उसका विपरीत बताते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि अपना जो टॉपिक है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो राजनीति समाज की शक्ति है तो साहित्य उसका विवेक। राजनीति समाज की शक्ति है तो साहित्य उसका विवेक। इसके क्या मायने हैं उस पर और बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा मॉडर्न टाइम पे भी बात करते हैं कि तुलसीदास के बाद, मेडाइवल हिस्ट्री के बाद, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कहा अभी अर्पण ने, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं, बहुत डीप में जाएंगे, 3-4 घंटे तो हम बात कर सकते हैं खाली मेडाइवल एरा में राजनीति और समाज का क्या संबंध था, या एंशिएंट पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि उस बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़े तो आप उसको जोड़ भी सकते हो कि मॉडर्न एरा में राजनीति ने समाज को, समाज ने राजनीति को, और साहित्य ने इन दोनों को कैसे प्रभावित किया। कि थॉमस पेन PAINE करके जो थे राइटर, लेखक, उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को बार बार कहा कि आप लोग एकजुट हो जाओ ताकि हम ग्रेट ब्रिटेन की जो शोषण है, जो उसका एक्सप्लॉयटेटिव जो करेक्टर है, उससे हम मुक्त हो सकें, और ये तभी हो पाएगा जब हम आपस में संगठित होंगे। ऐसे ही रूसों ने फ्रांस की सोसाइटी को कहा कि भाई आपको फ्रेटर्निटी लानी है, आपको एक ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा राष्ट्रवाद डेवलप करना है जिसमें हम आपस में कोएग्जिस्टेंस के साथ रह सकें। और बाद में उसी से भ्रातृत्व जैसे कॉन्सेप्ट निकल करके आए, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया, और जो हमने अपने संविधान में भी उसको स्वीकार किया। इसके अलावा यूरोप के अलग अलग राष्ट्र, जहाँ पे स्टेट नेशन की जो नेशन स्टेट की जो थ्योरी आई, वहाँ भी भारत में जब संविधान बनने लगा तो भी अलग अलग लिटरेचर वालों के, अलग अलग साहित्य के जो आदर्श हैं उसकी झलक राजनीति में देखी जा सकती है। और इसीलिए भारत में आजकल एक टर्म बहुत प्रचलित है, वो है राजधर्म की। तो इमरजेंसी के समय में राजनीति पथ से थोड़ी सी विचलित हुई थी, तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय की इमरजेंसी और उस समय का जो भी राजनीतिक विकृति थी उस पर तंज कसा। हरशंकर परसाई ने व्यंग्य लिखे, तो उसके अलावा नागार्जुन ने भी व्यंग्य लिखे। तो भारत में भी ढेर सारे साहित्यकारों ने, जब ब्रिटिश काल था तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता पर अहंकारी होने का या दम्भी होने का आरोप लगाया, रानी विक्टोरिया को टारगेट करते हुए। तो इन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि जो साहित्य है, राजनीति है और समाज है, ये आपस में बहुत ही गुथे हुए हैं, आपस में बहुत मिले हुए हैं। साहित्य कभी गाइड करता है तो कभी साहित्य इंस्पायर करता है, तो कभी साहित्य उनको बिगाड़ता भी है। ऐसे ही राजनीति जब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाती है, तो साहित्य का जो स्वर है या सुर है वो भी कहीं ना कहीं विकृत होने लगता है। अब जैसे पिछली बार हमने बात किया था कि जब भी हम एस्से लिखेंगे तो एस्से लिखने के एक तरीके पर काम करेंगे, और वो तरीका ये है कि आपको हम देंगे 7-8 मिनट, जो कि यूपीएससी में जो निबंध होता है 1200 प्लस वर्ड का होता है, और 1200 प्लस वर्ड में हम क्या करते हैं कि 15 मिनट के आसपास का स्ट्रक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे 700 वर्ड का निबंध है तो हम 6-7 मिनट का स्ट्रक्चरिंग करेंगे। और ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ऐसा इसलिए ताकि आप ब्रेन स्टॉर्म कर सको, आप सोच सको। मैं आपको पढ़ा के चला जाऊँगा, ज्ञान दे के चला जाऊँगा, इससे सीख नहीं पाओगे। प्रोसेस फॉलो करो, बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो करो, प्रक्रिया फॉलो करोगे तो धीरे 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 आप स्किल हासिल कर लोगे। रटोगे, जंप करोगे तो फिर वहीं तो करते आओ ज़िंदगी भर से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी मैं पॉज करूँगा, टॉपिक आपके सामने रहेगा, स्ट्रक्चर बनाओ। ब्रीफ में हमने बैकग्राउंड बता दिया, उससे ज़्यादा लंबा लंबा अगर मोनोलॉग करूँगा तो 2 घंटे फिर आपको हो गए, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका आप स्ट्रक्चरिंग करो, और उसके बाद में मैं भी कहोगे आपके सामने ही कर लेता हूँ स्ट्रक्चरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस पर हम एक 15-20 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे। 15-20 मिनट 25 मिनट बात करेंगे, कैसे लिखना था, कैसे इसको अटेम्प्ट करना था, क्या क्या डायमेंशंस खोलने थे। और फिर आपके जो भी पॉइंट्स होंगे उसे भी हम सुनेंगे, ताकि एक के किसी पॉइंट से दूसरा लाभान्वित हो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो जो कॉम्पिटिटिव एक माहौल है वो भी डेवलप हो पाएगा, और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, 13-14 ऐसे के सेशन ले चुका हूँ अब तक, फाउंडेशन बैच से लेकर के अब तक, सभी के वीडियोज आप देख लें ठीक से। अंग्रेजी माध्यम के जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी मॉडल आंसर मिलेगा वो हिंदी में भी मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। लेकिन रही बात बातचीत की, तो अब इतना समय नहीं है कि अलग अलग भाषाओं में भी इसको बात किया जाए। मुझे लगता है कि आप समझ भी पाते होगे हिंदी, और निबंध की भाषा है तो निबंध कौशल है, स्किल है, तो आप इसको
धीरे धीरे अपने राइटिंग स्किल में इम्प्रूव भी कर पाओगे। बोल तो एक ही भाषा में पाऊँगा, अलग अलग भाषा में तो नहीं होगा प्रवचन। हाँ, जो मॉडल निबंध मिलेगा आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी टॉपिक शो कर रहा हूँ, आप देखिए और 6-7 मिनट बाद आप इसको, कुछ लोग होंगे जो रजाई में वापस चले जाएंगे या बाबू सोना करने लग जाएंगे, उनको नहीं लिखना है। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी 102 लोग हैं, कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं, फिर कितने लोग उस पर चर्चा सुनते हैं और फिर कितने लोग अपने सवाल पूछते हैं। इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लोगे तो जैसे आज तक ज़िंदगी तुम्हारी भटकती आई है वैसे ही भटकोगे। ये भटकाव बंद नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मैत्रेय भी तुम्हें मोक्ष नहीं दिला पाएगा। बार बार कह रहा हूँ, फॉलो द प्रोसेस। मैं तुम्हें स्ट्रिक्ट लगता हूँ, आज खड़ूस लग रहा हूँगा, पर क्या करूँ, दवा तो ऐसी ही होती, कई बार रोल निभाना पड़ता है। देखो स्क्रीन पर। मुझे लग रहा है आई थिंक हो गया होगा स्ट्रक्चर, इतना समय काफ़ी है। फाइन, हो गया। मेरी आवाज आ रही भाई? इतना समय काफी था? कितने लोगों का स्ट्रक्चर नहीं बन पाया इतने समय में? और प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ठीक है, तो हो जाएगा। बट इससे ज़्यादा समय लेना भी ठीक नहीं है, तो 7-8 मिनट बहुत होता है 700, क्योंकि फिर 3 ऐसे लिखने हैं तो 24-25 मिनट स्ट्रक्चर में देना, समझ रहे हो? ठीक है, मोटा मोटा मैंने भी स्ट्रक्चर एक बनाया आपके सामने बैठ करके, ऐसे कुछ। ये मेरा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ डायमेंशन मैंने अभी खोले। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है मैं एक बार बता देता हूँ, इस पर बात कर लेता हूँ, फिर आपके स्ट्रक्चर्स के आपके पॉइंट्स हम लेंगे और उसमें से कुछ महान पॉइंट्स होंगे जो निकल करके आएंगे, जो औरों को भी, मुझे भी, हर किसी को लाभान्वित करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जो हम खेलते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। निबंध लेखन कौशल की मांग करता है, चिंतन की ज़रूरत होती है। इसके लिए ही निबंध हमने शुरू से स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी सी मोनोटोनी भी दूर हो सके जीएस की, इसलिए भी जरूरी है। आप सब थक जाते हो लिखते हो, वेलवेट करवाते हो, फिर पढ़ते हो रोज, है ना, तो भी थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। तो आपके लिए जो भी जरूरी है वो हम कर ही रहे हैं। एक कोट याद आया मुझे जब मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा था। एक वेस्टर्न थिंकर हुए हैं, उनका नाम है इटालो काल्विनो। उनका एक आर्टिकल है द यूजेज ऑफ लिटरेचर। इटालो काल्विनो लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और उनका जो आर्टिकल है वो है द यूजेज ऑफ लिटरेचर। वो कहते हैं कि जो लिटरेचर है उसके पास राजनीति से ज़्यादा तेज आँखें होती हैं, क्योंकि वो भविष्य दृष्टा होता है, यानी कि फोरसाइट उसकी बहुत अच्छी होती है। वो उन चीज़ों को भी देख पाता है जो राजनीति नहीं देख सकती सामान्य रंगों से, सामान्य आँखों से। लिटरेचर के पास एक प्रकार का कान होता है जो उन तमाम आवाज़ों को भी सुन सकती है जिसे राजनीति हमेशा अनसुना करती आई है। एक्सक्लूजन जो होता है ना, जो उपेक्षा होती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की, ट्राइब्स की, एवर्जन्स की, वो इसलिए होती है क्योंकि राजनीति ना उनको देख पाती है, ना उनकी पीड़ा को देख समझ पाती है, ना उनको सुन पाती है। जबकि साहित्य, आप देखिए दुनिया में जितने भी उपेक्षित लोग रहे हैं, उनकी पीड़ा की गूंज राजनीति में पहले नहीं आई होगी, पहले आई होगी साहित्य में। भारत की बात कर लो या आप दुनिया की किसी भी जगह की बात कर लीजिए। अभी जो नोबेल मिला ईरान की वो लड़की थी शांति की, तो राजनीति में उसकी पीड़ा की गूंज दिखाई दी नहीं ना। तो साहित्य जो है, पीड़ा की गूंज भी पहले वहाँ दिखाई देती है। पीड़ा और उपेक्षा का दृश्य भी सबसे पहले वहीं तैरता है। इस वाले कोट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब जो डायमेंशंस हैं, कोट वगैरह यूज करने से, शुरुआत करने से थोड़ा सा प्रभावी हो जाता है। जबरदस्ती कविता मत छेपो हर जगह। जो जितना अच्छा व्यक्ति होता है, जितना मौलिक चिंतन करने वाले व्यक्ति होता है, वो उतना ज़्यादा अपने तर्क का, अपने आर्गूमेंट का सहारा लेता है, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उसको पंक्तियों से सब्सटेंशिएट करता है। बहुत सस्ते किस्म के लोग होते हैं जो, मैं साहित्य वाला बेसिकली हूँ, निश्चित तौर पे मुझे कविताएं और शेर ज़्यादा याद होंगे, लेकिन मैं उनका प्रयोग बहुत कम करता हूँ। अपने निबंध में बहुत कम प्रयोग करता हूँ। आप देखो मेरे निबंध को, कहीं कहीं आपको दिखेगा। अदरवाइज मूवीज, अदरवाइज आर्गूमेंट्स, अदरवाइज कोट्स का ज़्यादा यूज करता हूँ, और भी अलग अलग भाषा के, अलग अलग तरीके से। तो मेरे एजेंडे में है कि संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का कुछ कोट, कुछ पंक्तियाँ, कुछ सुभाषित आपको हम रेडीमेड देंगे टॉपिक के हिसाब से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होना है। लेकिन हथियार देने से पहले
आपको हम हथियार चलाना सिखा रहे हैं, तो उस पर ठीक से गौर करो। और मुझे खुशी है कि 102 लोग थे और 101 लोग बचे हुए हैं। मतलब आप एक्चुअली मेरी डांट से गुस्सा नहीं हुए, और अंत में माफ़ी तो मांगूंगा ही, जानते ही हो, है ना। शुरुआत में थोड़ा बोलना पड़ता है, तो बिना माफ़ी मांगे जाऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तो राजनीति साहित्य की शक्ति है, तो साहित्य उसका विवेक। तो इसमें डायमेंशन पहला, राजनीति समाज की शक्ति कैसे, पहला लाइन ही है, पहला डायमेंशन ही है, कोई नया सोचने की जरूरत नहीं। राजनीति समाज की शक्ति कैसे है। एक जो डाउट मुझे आ रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि राजनीति समाज की शक्ति है तो साहित्य उसका विवेक, साहित्य उसका विवेक, उसका किसका, राजनीति का या समाज का। कितने लोगों को लगता है कि तो साहित्य उसका विवेक, राजनीति का, कितने लोगों को लगता है राजनीति का विवेक, राजनीति का विवेक कितने लोगों को लगता है, प्लीज रेज योर हैंड। किसी को राजनीति का, अच्छा राजनीति का विवेक लग रहा है इसमें, देखो मीरा को लग रहा है, जुबैर को लग रहा है एंड हाँ, तो यहाँ पे समाज रेफरेंस का पॉइंट है, जो समाज है तो समाज का विवेक, समाज की शक्ति। हाँ, तो ये क्यों बताना पड़ रहा है भाई, इसलिए बताना पड़ रहा है कि किसी दिन बुलाऊंगा 1-2 लोगों को कि बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो आया टॉपिक समझ ही नहीं पाए, कुछ और लिख गए, नंबर नहीं मिलता है। जाना था पूरब, चले गए पश्चिम, कभी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो राजनीति समाज की शक्ति है, एक पॉइंट, तो साहित्य उसका विवेक, मतलब समाज का विवेक, ठीक है। लेकिन आपको किसी ने रोका नहीं साहित्य और समाज को इंटरलिंक करने से। तो पहला डायमेंशन बनेगा राजनीति समाज की शक्ति कैसे। 3-4 पॉइंट मैंने निकाले हैं, बाकी आपसे पूछ लूंगा। राजनीति समाज की शक्ति कैसे, मैंने आपको बताया कि जब चिंपैंजी थे तब तो आपस में झुंड बना लेते थे, कैसे ज़्यादा रिसोर्स ऑक्युपाई करना है। जब ट्राइब्स आए तो उन्होंने ट्राइब अलग अलग नाम दे दिया ट्राइब का, और उस ट्राइब के नाम पे रूल करने लगे। मैंने बताया था वाइकिंग्स करके जो सीरीज है वो देखो, इवन गेम ऑफ थ्रोन्स जो बहुत बहुत पॉपुलर है, उसमें भी कैसे क्लैन, कैसे ट्राइब चलते हैं। इवन आप वैदिक काल में ही भी देखो, अलग अलग जन हैं, अलग अलग ट्राइब हैं, कम्युनिटीज हैं, जो आपस में रहते हैं, साथ रहते हैं, औरों के साथ उनका अपना व्यवहार होता है। तो ये राजनीति ही है, ये पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिक्स मतलब एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को जोड़ते हुए, लोगों की कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आपस में लोगों का कॉपरेशन, जो कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा या कुछ अपॉइंट किए हुए व्यक्तियों द्वारा, नॉमिनेट किए हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसा यही तो राजनीति है ना। आप कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो ओलिगार्ची हो, चाहे वो थियोक्रेसी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, जो व्यक्ति शासन करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑटोक्रेट हो, कितना भी बड़ा तानाशाह हो, 2 चीज़ें जरूर करता है। लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश कि हम गैर कानूनी नहीं हैं, हम बहुत ही संवैधानिक और संवैधिक हैं, लेजिटिमेट दिखाएगा। दूसरा, वो ये भी दिखाएगा कि देखो कैसे हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का या शायद सभी का हितों का हम पोषण कर रहे हैं। उत्तर कोरिया वाला जो तानाशाह है वो भी कहता है कि देखो मेरे जो बाप थे, मेरे जो दादा थे, वो ईश्वर के सीधे अवतार थे। हिंदू धर्म में भी जितने राजा हुए हैं, अधिकतर ने खुद को ईश्वर का अवतार बताने की कोशिश की है। मुस्लिम शासकों ने खुद को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव बताने की कोशिश की, पता ही आपको, खलीफा के नाम पे शासन करते थे, जो सुल्तान वगैरह हुआ करते थे। ऐसे ही पूरी दुनिया का ट्रेंड है कि वो ईश्वर का अवतार बताएगा, या बताएगा मैं जनता का सच्चा सेवक हूँ, या जो भी बताएगा, ताकि क्या हो सके, लेजिटिमेसी उसकी बरकरार रह सके। जिस शासक की लेजिटिमेसी चली गई, स्वीकार्यता चली गई, कोई कानून का चाहे सपोर्ट हो, चाहे जनता का सपोर्ट हो, वो प्रतीक चला गया, वो शासन और वो शासक कभी बचेगा नहीं। तो बांग्लादेश के जो शेख हसीना थे, उनके साथ यही हुआ। उनकी लेजिटिमेसी चुनाव के माध्यम से तो थी नहीं, क्योंकि चुनाव करवाती थी, फ्रॉड था। जनता का, उनको जो पॉपुलर सपोर्ट होना चाहिए था, वो मिल नहीं पाया, कू हो गया। तो दुनिया में ये ट्रेंड रहा है। तो राजनीति समाज की शक्ति कैसे है, क्योंकि समाज की जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, वो राजनीति के माध्यम से एक्सप्रेस होती है। रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाता है समाज, और राजनीति के माध्यम से उसको एक्सरसाइज करने देता है। ठीक है, जैसे फूड है, बिजली है, हर कोई तो पाइपलाइन नहीं बिछा सकता, उसको बिछाने के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। उस इंस्टीट्यूट को आदेश कौन देगा, राजनीति देगी। राजनीति को किसने खड़ा किया, आपने खड़ा किया। तो अंत में सारे आपके जीवन के जो भी काम है, 2 चीज़ों को छोड़कर, राइट टू लाइफ
राइट टू फ्रीडम। इनको छोड़ करके बाकी सभी जो पावर्स हैं वो राजनीति एक्सरसाइज करती है, और मैंने आपने ही ऐसा करने के लिए उनको वोट दिया कि लो भैया ये सारे पावर आप इस्तेमाल करो, स्टेट, आप, लोकल बॉडी सब मिल करके, सिर्फ हमारी जान बख्श दो। इसीलिए कहा गया कि भाई कानून के रूल ऑफ लॉ के माध्यम से ही आपका जान, आपके प्राण लिए जा सकते हैं, अदरवाइज कोई ले नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका है। आपने अपने प्राणों की, आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी थी, बाकी सब दे दिया था। ठीक है, तो पहला तो ऑर्गेनाइज करती है राजनीति। समाज की शक्ति कैसे है, मैं पहला डायमेंशन, ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन जब लिखना होगा तो संगठित करती है। राजनीति ही वो ग्लू है, वो जोड़ने का माध्यम है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक समाज को, एक कंट्री को, एक नेशन स्टेट को क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है, संगठित करती है। दूसरा, अब ये संगठित करती है, ये पहला पैरा लिखोगे, जब ये शुरुआत करोगे तो राजनीति समाज में जोड़ती है, लोगों को संगठित करती है तथा अपने व्यापक उद्देश्य या संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपस में सहयोग को बढ़ावा देती है। फिर उसमें आप उदाहरण लिख सकते हो कि किस तरीके से फ्रेंच लोगों ने, जर्मन लोगों ने एथनिसिटी के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, सब नेशनलिज्म के आधार पे समाज के लोगों को क्या किया? ऑर्गेनाइज किया और नेशन बनाया, राष्ट्र बनाया। बाल्कनाइजेशन भी थ्योरी इसी आधार पे आधारित है। ऐसे ही दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ पे आप देखो, जो संगठित होने का जो आधार है वो भाषा से लेकर के निर्जातीयता तक, यानी कि एथनिसिटी तक आपको देखने को मिलेगा। तो जो संगठित करने का एक डायमेंशन है, ये पहला आप ओपन कर सकते हो, और उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप अलग अलग राष्ट्र का, अलग अलग समाज का दे सकते हैं कि कैसे राजनीति ने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, किन किन आधारों पे किए, ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, लेकिन कैसे ऑर्गेनाइज किया ये पहले बताना है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल में शेप नहीं लगना। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस बनाती है दुनिया की। अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में, उन्होंने यही तो कहा, दुनिया में जहाँ जितनी शानदार इंस्टीट्यूशंस हैं वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है, उतना ही ज़्यादा विकसित है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं वहाँ वहाँ सोसाइटी में स्टेबिलिटी है, वहाँ वहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट है, वहाँ वहाँ ह्यूमन लाइफ के वैल्यूज जो है, ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। भारत उसमें से एक अपवाद है, अफ्रीकन कंट्रीज उसमें से एक अपवाद है। क्यों? यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तो बहुत अच्छे आए, बहुत मजबूत आए, जो अंग्रेजों ने बनाए, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाए। भारत के लोगों ने भारत के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाया होता तो निश्चित तौर पे इसमें हमें वो डेवलपमेंट दिखाई देता। अब 75 सालों से हम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो जो राजनीति है उसका एक प्रमुख काम यह भी है कि वो इंस्टीट्यूशंस बनाती है। पॉलिटिकल ग्रुप एक खड़ा हुआ, अब वो पॉलिटिकल ग्रुप चुनाव के माध्यम से, अपॉइंटमेंट के माध्यम से जब एक बार आ गया तो उसको चाहिए क्या? कानून बनाएगा कुछ। उस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस की बॉडी होनी चाहिए, तो पुलिस इंस्टीट्यूशंस उसने बना दिए। क्यों शिवलाल, क्यों भाई म्यूट नहीं कर सकते? तो उन्होंने क्या किया कि एक बॉडी ऐसी बना दी जो पुलिस का, एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम करेगा। फिर उनको लगा कि भाई जजमेंट भी तो मिलेगा, न्याय भी, निर्णय की प्रक्रिया भी तो बढ़ेगी, तो उन्होंने क्या किया? जुडिशरी बना दी। फिर उनको लगा ये जो कानून है, कोई व्यक्ति अगर कह देगा कि मैं ही कानून हूं, मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पार्लियामेंट बना दिया, असेंबलीज बना दी, है ना, कैबिनेट बना दिए और सुविधा के लिए, किचन कैबिनेट बना दिया और सुविधा के लिए सलाहकार रख लिया, सेक्रेटरीज रख लिए। तो राजनीति क्या करती है? इंस्टीट्यूशंस बनाती है। ये जो समाज की शक्ति है कैसे है, इसको बीच बीच में जोड़ते रहना है कि जब आपने लिखा संगठित करती, तो आपने ये सब बताया कैसे कैसे राजनीति ने संगठित किया। लास्ट में एक लाइन इसको मैं कहता हूं कि जो भी टॉपिक है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अंत में आप अगर उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो भी आपने आर्गुमेंट दिया कैसे सब्जेक्ट को जस्टिफाई करता है, तो वो पॉइंट वैलिड उतना नहीं माना जाएगा। संगठित करती ही बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे ये जो राजनीति है इससे समाज का भला हुआ है, समाज की शक्ति में इजाफा हुआ। इंस्टीट्यूशंस बनाती है, ये आपने तो लिख दिया कि राजनीति कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस बनाती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। उससे समाज में शक्ति किस तरीके से काम करती है, या जो समाज है उसकी व्यवस्था किस तरीके से फंक्शन करती है, ये आपको बाद में जस्टिफाई करना है। और तीसरा पॉइंट है, 3 ही डायमेंशन लिखे जो कि 700 वर्ड है, 7 डायमेंशन नहीं लिख सकते। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, परिवर्तन की करियर है, यानी कि करियर ऑफ चेंज, परिवर्तन की वाहक है। कैसे परिवर्तन की वाहक है राजनीति? आपने अमेरिका का रेवोल्यूशन देखा, चेंज कहाँ से आया? पॉलिटिक्स से आया। भाई जॉर्ज वाशिंगटन खड़े हो गए, जब ब्लैक लोगों के खिलाफ जो उनकी दास्ता थी उससे मुक्ति थी, तो
ये खड़े हो गए, अपने लिंकन खड़े हो गए। भारत था, गांधी खड़े हो गए। कांग्रेस खड़ी हो गई, वहाँ लेनिन खड़े हो गए रूस में जारशाही के खिलाफ। ऐसे फ्रांस में, दुनिया में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं, जितने परिवर्तन हुए हैं, वो कोई किसानों ने परिवर्तन तो किया नहीं, वो कोई व्यापारियों ने परिवर्तन तो किया नहीं, सिवाय महाजनपद काल में कुछ एक एरा था जहाँ पे व्यापारियों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। बाकी दुनिया के जितने समाज हैं वहाँ सब, हर जगह जो भी परिवर्तन हुआ है वो पॉलिटिक्स की वजह से ही हुआ है मोस्टली। शुरुआत किसी ने भी की हो, शुरुआत हो सकता है कि पीजेंट मूवमेंट ने किया हो, लेकिन अंत में जो उसका कंट्रोल है, अब वहाँ पे देखो, बांग्लादेश में देखो, आंदोलन किसने शुरू किया? कहने को मुझे नहीं पता है कि CIA ने शुरू किया या चाइनीज एजेंसी ने शुरू किया, जो मार्केट में है उसकी बात कर रहा हूँ। शुरुआत किसने किया? स्टूडेंट ने किया। अंत में उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने की जिम्मेदारी किसने उठाई? राजनीति ने उठाई। सत्ता का जो बदलाव हुआ किसके द्वारा किया गया? राजनीति के द्वारा किया गया। आपने कहा जैस्मिन रेवोल्यूशन, आप अरब स्प्रिंग को ही देख लीजिए। अरब स्प्रिंग ने किस तरीके से शुरुआत हुई वो भूल जाओ, अंत में जो परिवर्तन था, जो चेंज था, कौन लेके आया? पॉलिटिक्स लेके आई। मुस्लिम ब्रदरहुड जो वहाँ पे थी पार्टी, शक्तिशाली होने लगी, निरंकुश होने लगी। उस समय भी जो रिफॉर्म हुआ, जो परिवर्तन हुए, किसने किए? पॉलिटिकल पार्टीज ने किए, पॉलिटिकल लोगों ने किए। तो दुनिया में जितने भी परिवर्तन हैं, समाज में जितने भी परिवर्तन हैं, उनके केंद्र में आप देखेंगे तो कौन लोग हैं? राजनीतिक लोग ही, ठीक है। अंत में जो राजनीतिक बॉडी है, जो पॉलिटिकल बॉडी है, वही सारी चेंजेस डिफाइन करती है और डिसाइड करती है। शुरुआत किसने की उससे मतलब नहीं, ठीक। ये हो जाएंगे 3-4 डायमेंशंस। आपकी जो डायमेंशन है वो भी सुनेंगे, बट 700 वर्ड है तो एक 30-40% यहाँ लिख देंगे, 15% इंट्रोडक्शन, अब 20-25% दूसरा वाला पार्ट, साहित्य समाज का विवेक कैसे। अब देखिए, इसमें जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या दिखाएगा? साहित्य समाज का विवेक कैसे है, प्लस जो उसका लिखा है ना साहित्य, उसका विवेक, उसका में साहित्य के साथ साथ उसका में समाज के साथ साथ जो समाज के राजनीतिज्ञ लोग हैं उनके विवेक की भी बात करेगा। राजनीति समाज की शक्ति है तो साहित्य उसका विवेक, साहित्य उसका विवेक है, समाज का विवेक है। लेकिन अंत में बात हो रही राजनीति की, तो ऐसे लोग जो समाज में राजनीति करते हैं या राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उनके भी विवेक को साहित्य तय करता है, करता ही करता है। उदाहरण के लिए एक अच्छा उदाहरण, 1904 में महात्मा गांधी अपने एक मित्र के साथ, पॉलेक करके उनके एक मित्र थे, उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, जोहान्सबर्ग से ट्रांसवाल या नटवाल जहाँ जा रहे थे। उनके जो मित्र थे उन्होंने एक किताब दिया, अनटू द लास्ट। और अनटू द लास्ट जो बुक दिया गांधी को, किसने लिखा? जॉन रस्किन ने लिखा, ठीक। अब अनटू द लास्ट बुक जो गांधी ने पढ़ा, गांधी के मन पर, गांधी के जीवन पर, गांधी के वैल्यू सिस्टम पर इतना ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा कि गांधी ने सर्वोदय की कल्पना कर डाली। और उस सर्वोदय की कल्पना में गांधी ने कहा, जब गांधी अपने राजनीतिक शीर्ष पर थे, अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर थे, तब भी सर्वोदय की गूंज उनके मानस में, उनके विचारों में, उनके मूल्यों में किस कदर थी कि नेहरू को जब उन्होंने बोला, या इवन उस समय के कंटेम्प्रेरी जो भी पॉलिटिशियंस थे, कि मैं तुम्हें एक यंत्र देता हूँ, जब भी तुम किसी दुविधा में हो ना, तो तुम सोचना कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के आंसू आपके कर्तव्यों से, आपके एक्शन से किस तरह पूछे जा सकते हैं, इस पर विचार करना, तुम्हारे मन की सारी दुविधा चली जाएगी। तो जो गांधी का जंतर है कहीं ना कहीं उसमें, और गांधी का जंतर ये कब बात करते हैं? लेट 40s में। अनटू द लास्ट कब मिला उनको? जॉन रस्किन का 1904 में। यानी कि 40 साल से भी ज़्यादा इस विचार ने गांधी को मथा, मढ़ा, गढ़ा और गांधी के व्यक्तित्व में घर कर गया। दूसरी एक किताब है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। मैंने आपको बताया था कि एक किताब है द ब्रदर कर्माजोव, फिदोर दोस्तोयेव्स्की की, रशियन लिटरेचर है। उससे लियो टॉल्स्टॉय बहुत प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि लियो टॉल्स्टॉय जब मरे थे तो उनके सिरहाने ब्रदर कर्माजोव रखी हुई थी। वही लियो टॉल्स्टॉय ने किताब लिखा द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। तो गांधी ने इसको जब पढ़ा तो गांधी को इतना ज़्यादा इसने प्रभावित किया कि हर व्यक्ति की गरिमा कैसे सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के श्रम का महत्व किस तरह से समझा जाए,
हर व्यक्ति के श्रम का सम्मान किस तरह से हो, गांधी ने इसके लिए एक अलग ही आर्थिक मॉडल तैयार करने की बात की, जहाँ पे लोगों के श्रम को सम्मान मिल सके। इसीलिए गांधी ने आत्मनिर्भर गांव की बात की, इंडिपेंडेंट विलेजेस की बात की, कि जो अपने आर्थिक गतिविधि में, अपने अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर हो, और वहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा समान रूप से रिस्पेक्ट की जाए उसकी। तो ये जो लियो टॉल्स्टॉय की जो किताब थी, गांधी ने इससे प्रभावित होकर के अपने आश्रम का नाम साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम रखा, और लोगों के जो दैनिक जीवन था उसमें किस तरीके से जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसकी पूर्ति हो, उसकी व्यवस्था उन्होंने आश्रम में ही करने की कोशिश की। उस आश्रम को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। हर किसी के श्रम को सम्मान देने के लिए गांधी ने भारत में भी इस पर काम किया। तो ये जो साहित्य है विवेक तय करता है, आपकी अंतरात्मा को डिफाइन करता है, कंसाइंस को तय करता है। अंग्रेजी में लिखा है ना, कंसाइंस को तय करता है। तो अंग्रेजी में जो कंसाइंस है वो व्यक्ति के सबसे कोर मोरल कैरेक्टर को, सबसे भीतरतम तत्व को डिफाइन करता है। तो इन दोनों किताबों ने गांधी के सबसे आंतरिक मूल्यों को, सबसे नैतिक मूल्यों को न सिर्फ बनाया, डिफाइन किया, बल्कि भारतीय राजनीति में उसकी सबसे ज़्यादा छाप देखने को मिली, उसकी प्रतिध्वनि सबसे ज़्यादा सुनने को मिली सत्याग्रह के रूप में, अहिंसा के रूप में, व्यक्ति की गरिमा के सम्मान के रूप में, गांधीज्म के रूप में, जो हमारे संविधान में भी देखी जा सकती। तो पहला डायमेंशन क्या था, राजनीति समाज की शक्ति कैसे, उसमें बताया संगठित करती है, उसमें एग्जाम्पल्स दिए, संस्थाओं को बनाती है, गढ़ती है, इंस्टीट्यूशंस बनाती है, बेट जो भी ऑर्गन्स हैं आप देख रहे हो, एग्जाम्पल दिया। परिवर्तन की करियर है, इस पर भी बताया। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं सबको संभालने की जिम्मेदारी पॉलिटिक्स की रही है। बताओ आज तक कोई ऐसे ही, भारत में 1857 की क्रांति क्यों फेल हो गई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। चाइना में माओ जो थे, अगर उनके पास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो क्या ग्रेटर चाइना का निर्माण कर पाते? क्या बोल्शेविक क्रांति में ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो क्या क्रांति इतनी मुकम्मल होती? जिस देश में राजनीतिक संस्थाएं नहीं हैं, उनके अभाव में कोई क्रांति शुरू हुई है, वो क्रांति लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो राजनीतिक संस्था नहीं रहेगी, राजनीति नहीं रहेगी, तो न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएंगे, उस क्रांति का जो उपयोग है, जो सदुपयोग है राष्ट्र निर्माण में या अल्टरनेटिव उपलब्ध कराने में, विकल्प उपलब्ध कराने में, वो भी नहीं हो पाएगा। आप नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए। नेपाल में राजसत्ता को तो उखाड़ के फेंक दिया माओइज्म ने, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि वो कभी विद्रोही से, रिवोल्ट करने से एक राजनीतिक संस्था के रूप में ठीक से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। और इसकी वजह से नेपाल में आज भी अशांति देखी जा सकती। ठीक से पावर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, पावर का ठीक से जो स्विफ्ट ट्रांसमिशन था वो हो नहीं पाया। तो इसके लिए राजनीति जो संस्थाओं को बनाती है वो समाज में स्टेबिलिटी के लिए, पावर को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साहित्य किस तरह गढ़ता है आप देखो जरा। रोमांटिसिज्म एक साहित्य की विधा है एक्चुअली, जिसमें मानव जीवन को लेकर के, उसकी बारीकी तत्वों को लेकर के, उसकी कोमलतम भावों को लेकर के ज़्यादा विचार किया जाता है। आप जो ये फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, और रोमांटिसिज्म इससे प्रभावित है। जितने भी महान कवि हुए हैं ना यूरोप में, वर्ड्सवर्थ, शीले, ये सारे लोग ये इसी रोमांटिसिज्म से प्रभावित, इसी दौर से प्रभावित हैं जब फ्रेंच की रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। तो किस तरह से उस समय राजनीति, उस समय की जो राजनीति थी फ्रांस की, उसने इन साहित्यकारों के विवेक को गढ़ा। और यही है आपका एंटीथेसिस। कैसे एंटीथेसिस? आपने थेसिस दिया, मैंने कहा एंटीथेसिस विरोध के लिए हमेशा नहीं होता है, एंटीथेसिस हमेशा विरोध के लिए नहीं होता, आपको दूसरे अल्टरनेट विचारों को भी बताने के लिए होता है। तो एंटीथेसिस को एंटी समझ करके ना हमेशा नकारात्मक बातें मत किया करो। राजनीति समाज की शक्ति आपने बता दिया, और साहित्य उसका विवेक। तो जब साहित्य उसका विवेक है, मतलब समाज और राजनीति का विवेक है, उसको तय करती ही आपने बता दिया, तो आप ये भी कह सकते हो कि कई बार राजनीति भी, अगला जो डायमेंशन होगा या लास्ट डायमेंशन होगा, लास्ट पैरा होगा, राजनीति भी कई बार समाज और साहित्य का विवेक तय करती है। और ये दिखाई देती है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, वो राजनीति से प्रेरित था।
वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक उपलब्धि या राजनीतिक अचीवमेंट के लिए था। लेकिन एक बार जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, मुकम्मल हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गई, उसके बाद आने वाले 50 सालों तक या लगभग 100 सालों तक यूरोप में ढेर सारे ऐसे लिटरेचर वाले हुए, ऐसे साहित्यकार हुए जो उनसे इंस्पिरेशन लेते रहे, ह्यूमन वैल्यूज को केंद्र में रखते रहे। और उसी ह्यूमन वैल्यूज को केंद्र में रखने के कारण वो भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। और भारत में जो छायावाद आपने देखा कि मनुष्य को, प्रकृति को सबसे कोमल, सबसे सुंदरतम बताने की कोशिश की गई है, वो वहाँ से प्रेरित है। बंगाल का लिटरेचर है, रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, टैगोर भी उससे प्रभावित रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला डायमेंशन जो है राजनीति समाज की शक्ति है, साहित्य उसका विवेक है दूसरा डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन जो एंटीथेसिस के रूप में है कि सिर्फ साहित्य ही राजनीति और समाज का विवेक नहीं तय करती है, बल्कि राजनीति भी समाज का और साहित्य का कलेक्टिव विवेक तय करती है। और उसके आप एग्जाम्पल बता देंगे। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे राजनीति, समाज और साहित्य ये तीनों निपट अकेले आइसोलेटेड तत्व नहीं है, उपलब्धि नहीं है, और ना ही विचारधारा है, ना ही अस्तित्व है, बल्कि राजनीति ने समाज और समाज के विवेक को तथा साहित्य को, जबकि समाज ने साहित्य और राजनीति को, और साहित्य ने इन दोनों को हमेशा प्रभावित किया है। आवश्यकता इस बात की है कि ये जो प्रभाव है ये नैतिकता के लिए, मानवीय सभ्यता के और विकास के लिए, समाज के अस्थायित्व के लिए, मौलिक चिंतन और मानवीय पहलू को और बढ़ाने के लिए हो रहा है, या फिर कट्टरवाद, विभाजन या रोमांच और जो हिंसा है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज ज़रूरत है कि विभाजित समाज में, धर्म और विचारधारा के आधार पर बटे हुए विश्व में, राजनीति हो या साहित्य या फिर समाज, इनमें से किसी को भी या एक साथ मनुष्यता की भलाई के लिए और समष्टि की भलाई के लिए, यानी पूरे कॉस्मोस की भलाई के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। तो अंत में आप जो दिखा रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं कि सिलोज में नहीं है, अलग अलग नहीं है, बल्कि आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस में है। तो शायद एक ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन हो पाएगा। राजनीति साहित्य, हाँ बिल्कुल होगा, कर सकते हैं। ये जो निबंध है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये गूगल पे मिलेगा नहीं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आप गूगल करके देख लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि है ही नहीं। आपको कहीं लिटरेचर और पॉलिटिक्स दिख जाएगा, पॉलिटिक्स और सोसाइटी दिख जाएगा, लेकिन आपको ये निबंध नहीं दिखेगा, जैसे पिछला वाला कहीं नहीं दिखा था। और उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो थीम है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको चिंतन करते 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 उनमें आपस में क्या अंतर संबंध हो सकता है वो निकालने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि अगली बार किसी भी प्रकार का अंतर संबंध निकाले, किसी भी प्रकार का उनको रिलेट करके आपसे सवाल पूछे, तो आपके पास ऐसी स्थिति ना हो कि ये तो सवाल कभी हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो निबंध का टॉपिक कभी हमने देखा ही नहीं था। मेरा जो काम है वो है आपको मौलिक चिंतन डेवलप कराना, डायमेंशन से सोचना, समझाना, ज्ञान वगैरह तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने क्या लिखा हो आप बताओ, सुनते हैं और फिर सभा विसर्जित करेंगे। बोलो भैया क्या लिखा, एक एक करके हैं, झगड़ा मत करना, बोलिए, बोलो प्रांजलि। सर हिंदी में एक कोट है कि प्रेमचंद का है कि राजनीति को साहित्य के ऊपर, हमें साहित्य के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, जबकि और साहित्य को राजनीति के आगे मसाल की भांति काम करना चाहिए। मतलब जो साहित्य है वो राजनीति समझ गया प्रांजलि, समझ गया, मैं भी साहित्य वाला हूँ। प्रेमचंद ने जो कहा, इसमें प्रेमचंद का अपना स्वार्थ भी था। प्रेमचंद खुद साहित्यकार थे। तो दरअसल प्रेमचंद ने जो कहा, ये प्रगतिशील साहित्य के सम्मेलन में 1936 में कहा एक्चुअली, ठीक है ना, जो तुम कह रही हो, उसी में उन्होंने ये लेख लिखा था अपने भाषण के लिए, तो ये कहा उन्होंने। तो प्रेमचंद खुद साहित्यकार थे, तो वो कहेंगे ही ना कि साहित्य को मसाल लेकर के राजनीति के आगे चलना चाहिए। पॉलिटिशियन जो होगा, पॉलिटिशियन कहेगा कि पॉलिटिशियन को या पॉलिटिक्स को समाज और राजनीति हर जगह उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। एक्चुअली मामला ये है,
चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो साहित्य हो, जो बेहतर करे वो लीडरशिप प्रोवाइड करे। अब मुझे बताओ तुम कि अगर चाटुकार साहित्यकार है या जो स्वार्थ से प्रेरित भाट चारण साहित्यकार है, वो राजनीति का क्या मिसाल लेकर के प्रदर्शन करेगा? उससे भली तो लेनिन की राजनीति, भला उसने एक अल्टरनेटिव तो दिया, साहित्य को भी एक नई व्यवस्था दी। जितने भी आज मार्क्सवादी जो साहित्य लिखे जा रहे हैं, वामपंथी जो साहित्य लिखे जा रहे हैं, ये वामपंथी जो राजनीतिक विचारधारा है इसके इन्फ्लुएंस से लिखे जा रहे हैं। वामपंथी विचारधारा जो या वामपंथी जो राजनीति है उसके लिए कोई लिटरेचर ऐसा नहीं आया था। कार्ल मार्क्स ने जब लिटरेचर लिखा, कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा दिखा, कार्ल मार्क्स कोई ऐसा साहित्यकार तो था नहीं, कार्ल मार्क्स तो एक थिंकर था ना। तो उसने जो विचारधारा दी, उसने जो पॉलिटिकल थॉट दिया, उस पॉलिटिकल थॉट के पीछे पीछे ही सारी साहित्य लिखी जा रही है। तो वहां पे राजनीति ने मसाल का काम किया या साहित्य ने? तो प्रेमचंद लिखेंगे तो साहित्य को मसाल की बात करेंगे, और वहीं अगर कोई पॉलिटिशियन बोलेगा तो कहेगा देखो हम ही तो अच्छा कर रहे हैं, तो साहित्य को हमें फॉलो करना चाहिए। साहित्य ऐसा नहीं ऐसा लिखा जाना चाहिए, है ना। राजनीति मीडिया को ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। और अगला पॉइंट ठीक था पॉइंट, मतलब मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल ये लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ये अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट। सर लास्ट में मैंने कंक्लूजन के रूप में लिखा था कि मतलब इंग्लिश में लिखा था देवनागरी में, व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड योर फ्यूचर देन डिसाइड योर पॉलिटिक्स। हाँ कंक्लूजन के रूप में चल जाएगा। अच्छा, हाँ चल जाएगा, लेकिन उनके अंतर संबंधों को साहित्य समाज और पॉलिटिक्स को एक साथ अगर आप कुछ करके लिख सकते हैं तो ज्यादा ठीक है ना। ऐसे कर सकते किसी कंक्लूजन में ये वाले स्टेटमेंट लिख सकते हैं मोदी जी का, जो बार बार कहते हैं हमने बुद्ध दिया युद्ध दी। तो बुद्ध का राजनीति और समाज और उसके विवेक से क्या संबंध है? बुद्ध तो एक मानव की पीड़ा से निपटने का एक विचार है, एक पुंज है जो भारत में दिया। कैसे बुद्ध के धर्म से प्रेरित होकर फिर उसने बाद में कैसे सब कुछ चेंज कर दिया, राजनीति का पूरा वही चेंज। हाँ तो अशोक ने स्निग्धा अशोक ने जो चेंज किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो साहित्य से प्रेरित होकर किया क्या? बुद्धिज्म से प्रेरित होकर किया ना, उनके धम्म से प्रेरित होकर के किया ना। वो तो विचार है, धम्म तो एक विचार है ना, धम्म साहित्य है क्या अपने आप में? इस बात को समझो ना, धम्म साहित्य है क्या? लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो टॉपिक है उसको सोचो ना। हाँ बोलो। सर रामधारी सिंह दिनकर का जो था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो इसको लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब जेपी नारायण ने एक मूवमेंट बिल्कुल, हाँ राजनीति की समीक्षा साहित्य द्वारा की जा सकती है, और राजनीति को भी तय करना चाहिए कि साहित्य के प्रचार प्रसार में बाधा न बने, बाधक न बने। हर प्रकार के साहित्य रचे जाए, लिखे जाएं, भले वो शासन करने वाले राजनीतिक विचारधारा के प्रतिकूल ही क्यों ना हो। अगर ऐसा राजनीति नहीं करेगी तो फिर जब विपक्ष वाली राजनीति आएगी तो शासन में जो राजनीति है वो खतरे में पड़ जाएगी। जो सत्ता में है उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वो विरोधी विचारधारा के साहित्य को पनपने दे, नहीं तो जब वो विपक्ष में बैठेगी तो फिर उसका भी यही असर होगा। ठीक है कैबिनेट सम्मेलन आजादी के बाद जब कवि सम्मेलन हुआ तो नेहरू दिनकर जी मिले कवि सम्मेलन में, आपको सर याद भी होगा। तो उस समय जब नेहरू जी आ रहे थे तो उनका पैर फिसल जाता है सीढ़ियों से, और दिनकर जी उन्हें संभालते और कहते हैं जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो तब तब साहित्य से संभालता है। अगर आप इसे इंट्रोडक्शन में यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, शॉर्ट में कर लीजिए, इससे एग्जामिनर को पढ़ करके अच्छा लगेगा, गुदगुदाएगा थोड़ा सा। लेकिन ऐसे प्रसंग अपने जो तर्क हो, आर्गूमेंट हो, वहाँ बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिए। मेरा हमेशा से एक मानना है, और ये जब मैं कहता हूँ मेरा हमेशा से मानना है, 2 चीज़ों में मैंने जीवन में कभी मैं फेल नहीं हुआ। पहला, एक तो आज तक मैंने 7 इंटरव्यू दिए हैं टोटल मिला के अपने जीवन में, और 1 बार 2 बार तो तुक्के से हो सकता है। अब तक 7 इंटरव्यू, वो स्टेट का है, यूपीएससी का है, वो अलग अलग बाकी एग्जाम्स का भी है। अब तक मुझे सिर्फ हाईएस्ट मिले, है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं, लगभग हाईएस्ट मिले। दूसरा है निबंध। शुरुआती दिनों को छोड़ करके निबंध और डिबेट में लगभग मैं बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता रहा। तो मेरे निबंध, डिबेट और ये इंटरव्यू वगैरह के जो समझ है वो ठीक ठाक मानता हूँ। तो जब मैं कह रहा हूँ कि निबंध में आर्गूमेंट बहुत सुप्रीम है, जीएस में भी आर्गूमेंट बहुत सुप्रीम है, लेकिन वहाँ डेटा और एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है। निबंध में पहले आर्गूमेंट दो, फिर उनको सब्सटेंशिएट करो कोई रिसेंट या कोई बहुत ही वेल नोन उदाहरण से। ऐसा उदाहरण ना हो जो सिर्फ तुमको पता। दूसरा क्या करो, दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ, मेरी कॉपी उपलब्ध है, कुछ आप देख सकते हो, कि मैं उदाहरण दे देता हूँ पहले, और उसके बाद में उसके किनारे, उसके चारों तरफ मैं आर्गूमेंट बुनता हूँ।
तो एग्जामिनर को क्या होता है कि उदाहरण पढ़ लेता है तो उसको क्या होता है, बोर नहीं होता, एंगेज होता है, फिर उसके सहारे वो फिसलता चला जाता है आर्गूमेंट की दुनिया में, तो पूरा आर्गूमेंट में पड़ जाता है। तो अच्छा तरीका है जब आप धीरे धीरे डेवलप करोगे, इवॉल्व करोगे, कि आप उदाहरण दोगे और उसके सहारे आर्गूमेंट विकसित करते जाओगे। जैसे मैंने गांधी का उदाहरण दिया कि किस तरीके से उन्होंने अनटू द लास्ट जॉन रस्किन का पढ़ करके कैसे उनकी विवेक में, उनके जो मूल्य थे उनमें परिवर्तन आया, और फिर बाद में मैंने आर्गूमेंट आपको दिखाया, बजाय इसके पहले आर्गूमेंट दे दिया और फिर उदाहरण के लिए लिख दिया नीचे। तो विकास की यात्रा ही यही है, तर्क उदाहरण से तर्क की तरफ, यानी कि तर्क उदाहरण मिला से जो यात्रा शुरू होती है, तर्क फॉलोड बाय उदाहरण, वो हो जाती है उदाहरण मिक्स्ड विद तर्क, इंटरट्विन्ड होती है, बिंधी हुई होती। और अगला कोई? सर इसमें जो मतलब उस तरह से दादा भाई नौरोजी का तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये सारी चीजें भी कोट कर सकते हैं उसमें, या फिर इंडियन एसोसिएशन जो यंग उसमें बिल्कुल, लेकिन कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का कोट करना, तो कैसे कोट करोगे? साहित्य उसका विवेक, तो उसका में समाज और राजनीति दोनों आ गया मान लो, तो आप क्या करोगे? दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट और सोशल थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने बताया कि भारत का शोषण कैसे हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, और ये उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से लिख दिया। उसमें लिखोगे कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस किताब के माध्यम से उस समय का जो समाज था, उस समय का जो भारतीय समाज था, उसमें एक चेतना, एक विवेक का संचार किया कि किस तरीके से उनका राजनीतिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। तो उस समय की जो भारतीय जनमानस था, उसका जो राजनीतिक चिंतन था, उस राजनीतिक चिंतन में एक नए विवेक का समावेश किया, एक नए विचार का प्रतिपादन किया, जिससे उनको लगा अच्छा, जिसको हम दैवीय अवतार समझ रहे थे शासन का, वो तो इतना शोषणकारी निकला, लंपट निकला। तो बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आप कैसे उसको लिखते हो? मैं फिर से कह रहा हूं, एक अच्छा राइटर जो होता है ना, वो तुम्हारे आसपास बैठे बैठे न मालूम कितने दृश्य देख लेगा, कितनी कल्पनाएं कर लेगा। हाँ बिल्कुल, होगा तो शुरुआत में ही कर सकते, कितना कुछ सोच लेगा, समझ लेगा। और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हिमालय पे भी बैठा दिया जाए तो उनको बर्फ के सिवाय कुछ नहीं नजर आएगा। अंत में कैसे आप इसको पिरोते हो अपने आर्गुमेंट में, वो देखने की बात है। अगला कोई? सर मतलब मैंने इसको ऐसे जोड़ा है कि मतलब जैसे 1885 में वो कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मतलब वो एलीट ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय से, जब एस्टैब्लिश हुई तो एक एलीट लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन जो हमारे थिंकर थे, मतलब जैसे दादा भाई नौरोजी या सीधर, इन सब ने जैसे अपनी बुक जैसे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ, इन सब थ्योरी के मतलब थ्रू दिखाया है कि मतलब कि उस अभिजात्य वर्ग की राजनीति को एक कॉमन मैन से लाके जोड़ दिया, उसे मिरर दिखाया, मतलब उस ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। और सिर्फ उन्हीं की बात क्यों, गांधी को ही ले लो। गांधी एक राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने राजनीति को जन आंदोलन से, जनता से जोड़ने के लिए चवन्नी आंदोलन चलाया, 54 पैसे कर दिया उन्होंने, 4 आने कर दिया। राजनीतिक जो वो था, मेंबरशिप था, तो उन्होंने राजनीति को, हाँ बोलिए। तो मतलब जैसे कि मैंने इंट्रो में जोड़ा है, और इंट्रो में इसी के साथ कॉन्ट्रास्ट भी दिखा सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जो वो मतलब सेंसरशिप ऑफ प्रेस पे उन्होंने लगाया था, और बहुत सारे जो राइटर्स थे, जिनका भी थे, उनमें से उनको उन्होंने मतलब बंद कराने के लिए वो तरह यार आंसू जो मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ, एक चीज मुझे लग रहा है, आप उदाहरण ज्यादा दे रहे हैं, तर्क कम दे रहे हैं। आपने 3 उदाहरण अब तक दे दिए, कोई भी एक उदाहरण दे दो, या इन तीनों में से तीनों दे दो, लेकिन उनके साथ आर्गुमेंट आप क्या दे रहे हैं, उनको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, बार बार वही चीज कह रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति को सिर्फ उदाहरण सूझता है, मध्यम व्यक्ति को बात सूझती है, फिर उदाहरण सूझता है, जो लीजेंड होता है उसको दोनों साथ सूझता है। जब भी आप उदाहरण की कल्पना करें तो आर्गुमेंट साथ आना चाहिए। ये बिजली की कड़क और बिजली की चमक है, कि चमक आई तो आवाज भी है उसके जस्ट बाद, ठीक है ना? ऐसे होना चाहिए। अगला कैसे कर सकते हैं? सर फिर से समझा दीजिए एक बार, क्या आर्गुमेंट और एग्जांपल वाला? आर्गुमेंट और एग्जाम्पल की बात फिर से कर रहा हूँ। या तो अगर आप सामान्य विद्यार्थी हैं, आपको सिंपल आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करो, कोई एक तर्क दो, उसको उदाहरण से पुष्ट कर दो। जैसे कि आप आर्गुमेंट लिखते थे जीएस में और एक डेटा फैक्ट डाल देते थे, जैसे उदाहरण के लिए कि यही गांधी वाला एग्जाम्पल ले लो, कि गांधी के मौलिक विचारों को भी, ऐसे मान लो किसी राजनेता के मौलिक विचारों को भी साहित्य इस कदर तक प्रभावित करता है कि उसका पूरा राजनीतिक चिंतन
उसका मानवीय विवेक और उसके मूल्य सदैव के लिए बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए गांधी को अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट ने इस कदर बदला कि उन्होंने उनके सत्याग्रह की परिभाषा, उनके जो सर्वोदय के सिद्धांत हैं, जीवन भर, उनके पूरे राजनीतिक जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते रहे। एक तो तरीका ये हो गया सामान्य विद्यार्थी का। लीजेंड होगा, वो क्या करेगा? वो करेगा कि साहित्य समाज का कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से, राजनीति का विचारों में जो परिवर्तन है, उनके जो मूल्यों में परिवर्तन है, उनका जो मार्गदर्शन है, सिर्फ यही नहीं करती है बल्कि जरूरत पड़ने पर उसमें आमूलचूल परिवर्तन भी लेकर के आती है, जो समाज के लिए, राजनीति के लिए और समष्टि जो मानव जगत है या पूरा जो संसार है उसके हित की बात करती है। उदाहरण के लिए, या उदाहरण तो ये आपने आर्गुमेंट तो दे ही दिया, जैसे कि अनटू द लास्ट ने गांधी के साथ किया था, या जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट ने गांधी के साथ किया था, या फिर आप लियो टॉल्स्टॉय वाली बुक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो लीजेंड होगा वो क्या करेगा? उदाहरण और आर्गुमेंट को मिक्स कर देगा। वो आर्गुमेंट लिख करके उदाहरण नहीं देगा या सिर्फ उदाहरण नहीं देगा। तो खाली उदाहरण देने से बचो। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, खाली उदाहरण देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। और ये कविता जी, करंट से कैसे जोड़ देंगे? अगर कंक्लूजन लिखना चाहे तो लो, करंट से बिल्कुल जोड़ दो। अब करंट से कैसे जोड़ सकते हो? जैसे आज की परिस्थिति है, आज का समय, आज के समय में क्या हो रहा है? मीडिया है, मीडिया भी एक प्रकार का साहित्य है ना। मीडिया एक प्रकार का साहित्य। ये राजनीतिज्ञों का विवेक तय कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं तय कर रहा है? अभी हाल ही में आरएसएस के एक प्रचारक हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, प्रोफेसर भी हैं, सिन्हा, राकेश सिन्हा। उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा कि एक मीडिया हाउस ने उनसे कहा कि आप ऐसा कुछ उत्तेजक, ऐसा कुछ एक्साइटेड, उकसाने वाला ऐसा कुछ बोलना कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो किसी धर्म विशेष का है, वो भड़क जाए और इससे टीआरपी बढ़ेगी, इससे आप भी ट्रेंड करोगे। मीडिया एथिक्स नाम की एक चीज होती है। अब ऐसे लिखोगे, चूंकि वर्तमान समय में यदि साहित्य की बात करें तो मीडिया और फिल्म भी एक प्रकार के साहित्य हैं। ऐसा थोड़ी है कि किताबों में जो लिखा गया वही साहित्य समय समाज के साथ बदला जाएगा ना। इंस्टाग्राम भी साहित्य है भाई। जिन लोग जो यहाँ पे हैं, एक मिनट, अब स्निग्धा जब बोला तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि अब इंस्टाग्राम भी एक प्रकार का साहित्य है। तो साहित्य के जो तरीके हैं, साहित्य का जो रूप हो तो बदलेगा समय और समाज के साथ में। तो मीडिया भी, फिल्म भी एक प्रकार का साहित्य है। और मीडिया और फिल्म को कलेक्टिव विजडम को सही दिशा में बदलने के बजाय, राजनीति को सही राह दिखाने के बजाय, उनका मार्गदर्शन करने के बजाय, प्रॉफिट के मोटिव से उनका अपना जो कंपटीशन है, जो इनर कंपटीशन है, उसमें जीत हासिल करने के उद्देश्य से, या एलो जर्नलिज्म जो एक टर्म इस्तेमाल होता है, एलो जर्नलिज्म करने के उद्देश्य थे, सरोगेट एडवर्टीजमेंट करने के उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। तो साहित्य, आज का साहित्य मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक विवेक को तय करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि आज का मीडिया पेड मीडिया है जो कहीं ना कहीं अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर सकते हो। तो करंट से एग्जाम्पल लेना तो ले सकते हो। राजनीति का भी करंट से एग्जाम्पल ले लो कि भाई राजनीति जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए होना चाहिए था, लेकिन आज की जो राजनीति है काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि वो एक अल्टरनेटिव स्वार्थ का साधन हो गया है, जिसमें स्वार्थ पूर्ति ज़्यादा है। अपने हुनर का, अपने विवेक, अपने कौशल का किस तरीके से प्रयोग करके अंधाधुंध शोषण किया जाए, राजनीति का ज़्यादा उद्देश्य हो गया। तो ये भी लिख सकते हो। आपको जितने भी 360 डिग्री विचार आते हैं लिखिए, पर ठीक से लिखिए, सोचिए। इसीलिए 7-8 मिनट ब्रेनस्टॉर्म के लिए कहता हूँ आपको। 7-8 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे तो डायमेंशंस आ जाएंगे, बीच में भी कुछ विचार और डायमेंशन आते रहेंगे, फ्लो में आता रहेगा, उसको भी इंक्लूड करते जाओ प्लीज़, भगवान के लिए। मैं खुद साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे साहित्य भी आता है, दर्शन भी ठीक ठाक समझता है, लेकिन मैं अननेसेसरी कभी नहीं चेपता। आप लोगों को भी कह रहा हूँ, जिस किसी भी कोचिंग का माल आपने पढ़ लो, मैंने उससे मना नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जो हर तीसरी लाइन में जो सस्ते शेर और सस्ते जो कविताएं देते हैं ना, मन खट्टा हो जाता है, घृणा से भर जाता है। जरूरत नहीं थी फिर भी ठेल दिया है, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास 4 कविताएं हैं, तो मेरी पूरी जीवन उसी में गया है ना। घर से शुरुआत से कक्षा 5 से ही वहीं पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चेपता। अननेसेसरी नहीं करना है, अननेसेसरी कविता और शेर मत चेपो, जरूरत हो तो ही करो। और शुरुआत करनी है, जब तक वो बहुत रिलेवेंट कविता ना हो तब तक जबरदस्ती मत ठेल दो,
क्योंकि अब एग्जामिनर क्या हो गया, बोर हो गया है। अगर कोई 2-4 व्यक्ति लिखता तो ठीक था, हर कोई रट के जा रहा है, हर किसी के पास रटे रटाए माल हैं। सर सबके पास वही बात है। हाँ, तो हर सारे कोई, books हाँ, वो जा करके वहीं छापेगा, तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई गुणात्मक विकास नहीं होगा। इसलिए जो मैं आपको देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ, कविता नहीं देने वाला हूँ मैं, कविता कम दूंगा या शायद दूंगा ही नहीं मैं देने वाला हूँ कुछ बहुत शानदार स्टेटमेंट्स, कुछ बहुत शानदार एनेक्डोट्स, कुछ बहुत अच्छे संस्कृत के सुभाषित, उपनिषद से लिए गए कुछ बहुत अच्छे लाइन्स, कुछ बहुत अच्छे अंग्रेजी के कोट्स जिनको आप देवनागरी में लिखोगे, वो देने वाला हूँ। कुछ तो भी नया होना चाहिए, बासीपन की बदबू आती है सिंपल कविता लिखने से। चलो कोई अगला डायमेंशन बोलो शिव। सर उससे शुरू करेंगे कि जो आपने सर स्टार्टिंग में बताया था, राजनीति और सूर्य के सामान्य जिसके चार ओर हमें ग्रह बताया चक्र लगा, इससे स्टार्टिंग करें कि ना? कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बोल दिया मैंने, बोल दिया, बिल्कुल कर सकते हो। या इससे कर सकते हो ना, इटैलो जो कॉल्विनो का स्टेटमेंट है द यूज ऑफ लिटरेचर में, कि जो साहित्य है वो उसके पास ऐसे कान होते हैं जो जिसे राजनीति भी नहीं सुन सकती है, ऐसी आंखें होती हैं जिससे राजनीति लोगों की उपेक्षा नहीं देख सकती, लोगों की पीड़ा नहीं देख सकती। यहाँ से भी शुरू कर सकते, तो राजनीति और साहित्य दोनों आगे। सर किसका है, मैं नोट कर रही थी। मैं भेज दूंगा, ये स्ट्रक्चर ही फोटो खींच के भी डाल दे रहा हूँ, जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर। हाँ एक डाउट है बोलो। कि जैसे आपने बताया राजनीति समाज की शक्ति है, तो इसको मैं इंट्रो में लिखूंगा, और आपने बताया कि इंट्रो जो है हमारा 15 से 20% रहेगा, तो 15 से 20% जब मैं राजनीति और समाज के बारे में लिखूंगा, साहित्य को टच भी नहीं करूंगा, तो पढ़ने वाले को कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, या एक ऐसा इंट्रो हो जिसमें राजनीति, समाज और साहित्य तीनों आ जाए, ऐसा कुछ क्या सजेशन देंगे? अब मैंने जब बोला आपको कि 15% आप इंट्रो देंगे, तो मैंने ये नहीं बोला कि राजनीति और समाज के बारे में भी लिखना है। आप साहित्य, अगर आपके पास, अरे भाई सबके पास अलग अलग क्षमता है ना इंट्रो देने की, किसी को साहित्य और राजनीति के संबंध पे ज़्यादा समझेगा, किसी को समाज और साहित्य पे ज़्यादा समझेगा। तो जिस बारे में भी आपके पास एनेक्डोट उपलब्ध है, जिस बारे में भी आपके पास बहुत शानदार कुछ कोट उपलब्ध है, उससे आप शुरुआत कर दीजिए। जो मैंने इटालो कॉल्विनो का कोट बताया आपको, ये क्या था, राजनीति और साहित्य से था, समाज तो इसमें था ही नहीं ना। समाज कहाँ था, जब मैंने कहा लोगों की उपेक्षा देख सकती, तब समाज आ गया वहाँ पे। समाज जरूरी नहीं, समाज वर्ड आप डालो, अगर उसका इनडायरेक्ट सेंस भी है तो भी समझेगा कि भाई जिसे राजनीति देख नहीं सकती, जिस पीड़ा को राजनीति समझ नहीं सकती, उसे भी साहित्य समझता है। तो वो पीड़ा किसका है, समाज का है ना, पीड़ा राजनीति की थोड़ी है। अंत में नहीं रहेगा तो काम चलाओ किसी 2 डायमेंशन से। अब हर चीज देखो अर्पण, हर चीज आप परफेक्टली नहीं लिख सकते। आपने जो इंट्रो लिखा, अगर कोशिश करो कि सब कुछ जान इंट्रो में लगा दो। और मैं एक बात बताता हूँ, इंट्रो को मैं लगभग प्लान करके लिखता था, और मैं हमेशा मानता हूं कि इंट्रो के लिए अतिरिक्त 2 मिनट और 4 मिनट देना चाहिए। यानी कि सोच लो क्या वर्ड लिखने वाले हो, जरूरत पड़े तो कहीं रफ कर लो, क्या फटाफट लिखने वाले हो। इंट्रो गड़बड़ हुआ, जिस व्यक्ति, आई एम नॉट ऐसा रेसिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो चेहरा है, जो मुखौटा है, वो आपके प्रति सबसे पहले रिस्पॉन्स पैदा करता है। ऐसे इंट्रो है, वो सबसे पहले रिस्पॉन्स पैदा करता है कि उसे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। तो इंट्रो में अगर आप जान लगा दोगे तो आपका निबंध पढ़ा जाएगा। फिर अगर आप कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। क्यों? उसी के जस्ट बाद आपका इवोल्यूशन होने वाला है। तो ध्यान रखिए, इंट्रो बहुत शानदार होना चाहिए। ठीक है सर? टॉलस्टॉय का एक स्टेटमेंट है कि हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को क्यों नहीं बदलता। हाँ, तो अंडू मिडिल में कर सकते हैं क्या, विवेक वाले स्टेटमेंट, विवेक वाले पोर्शन में? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो शिव, सब कुछ कर सकते हो। कैसे करना है ये सीखना है, और इसीलिए मैं निबंध की क्लास लेके आता हूँ। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, निबंध की क्लास इसीलिए लेके आता हूँ, अदरवाइज इतने मॉडल आंसर्स आपको मिलेगा। हर कोई निबंध का मॉडल आंसर देता है, निबंध सिखाता नहीं। निबंध जबकि सीखने की चीज है, मॉडल आंसर की चीज नहीं है। ये कैसे बताऊं मैं लोगों को? सर, साहित्य समाज का विवेक कैसे, ये जब लिख रहे होंगे, उसमें हम अपने कॉलोनियल एरा के समय जो हमारे पोएट्स हुए और उन्होंने अपनी कविताएं लिखी, जो बाद में उसी समय जो उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, राजनीतिक रूप से एक तरह से कह सकते हैं, तो वो लोग, उन लोगों ने उन्हीं कविताओं को लेके, चाहे वो झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ बिल्कुल। अरे भैया अभी भी चर्चा, राहुल ऑलरेडी चर्चा हो गई, शायद आपने ही बोला था। नौरोजी का जो लिटरेचर था, इकोनॉमिक लिटरेचर, वो भी तो साहित्य था। विवेकानंद ने जो लिखा वो भी तो था। दयानंद सरस्वती थे, तिलक थे, ये भी तो था। इसने भी तो, इस साहित्य ने भी तो राजनीति की दिशा बदली, राजनीतिक विचारों को बदला, अपने लोगों के मूल्यों में परिवर्तन किया।
बिल्कुल किया। दो राहुल है सर, शायद दो किसी और ने बोला होगा। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल कर सकते हो, मजे से करो। और सेम बीडी सावरकर की किताबें हैं जो 1857 का स्वतंत्र समर, जिसके इन्फ्लुएंस में हमारे भगत सिंह और हाँ बोस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोगों ने भी बाद में मतलब साहित्य से प्रेरणा लिया। अरे मैजनी, अरे खुद आपके लाला लाजपत राय, गैरीबाल्डी मैजनी से कितना प्रभावित थे, खुद भगत सिंह कितना प्रभावित थे उनके साहित्य से, तो बिल्कुल प्रेरणा लिया। ये वाला ये भी लिख सकते हैं सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो, एक काम करो जो मैं बार बार कहता हूँ यार, लिखो ना, 600-700 शब्द की बात है, अभी बज रहे हैं 11:30, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है वैसे, अभी 11:30 बज रहे हैं, 12:15 तक सबमिट कर दो, मैं ओपन कर दे रहा हूँ मीडिया कॉपी वाले, जो कॉपी का ग्रुप है ना भगीरथ प्लस का जो कॉपी सबमिशन का ग्रुप है, उसको ओपन कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप लोग अपना लिख करके फ्रेमवर्क, डायमेंशन, जो भी पॉइंट्स लिख सकते हो वो भी सबमिट करो, एक दूसरे की कॉपी देख लो। मैं यहाँ जो भी बोलना था बोल ही चुका, आप लोगों के पॉइंट सुन ही चुका, करो ना। लिखोगे, जब लिखोगे तब समझ में आएगा कि आप जो बोल रहे हो कैसे धरती पे उतारा जा रहा है। स्वप्न लोक से हकीकत में उतारो ना चीजों को, ठीक है? ओके। पहले के देखा था आपके पढ़ाने से पहले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भी नहीं लिखा। लिखो, लिखते जाओ। ये वाली प्रॉब्लम मैंने भी लिखा था, पहले तो अभी लग रहा है सब चेंज आप बता रहे हो। नहीं भैया, धीरे धीरे रे में ना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। रोज तुम 2 कुंटल पानी अगर सींचोगे तो भी नहीं, ऋतु आने दो, मौसम आने दो, वेट कर लो। देखो आलू को समझ में आ गया। हाँ, जो एंगल बता रहे थे सर, राजनीति समाज की शक्ति कैसे, राजनीति, इसमें हम हाँ इसमें ये लिख सकते हैं जो मैं सोच पाया, हाँ, कि वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। पहले समाज अपने राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनको पावर देती है। सो मोर पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर्स। इसको आप एंटीथेसिस में, आप जो डायमेंशन दे रहे हो इसको एंटीथेसिस में डाल दो कि राजनीति ही समाज की शक्ति नहीं, समाज भी राजनीति का सोर्स है ना? तो वो भी वहां से पावर लेता है। अभी जनता ठान ले कि उतार फेंकना है तुमको गद्दी से, उतार फेंकी, समाज उतार फेंकेगा, तुम्हारी सारी राजनीति खत्म, कोई अल्टरनेटिव मॉडल आ जाएगा भाई। जब सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इसको एंटीथेसिस में डाल सकते हैं। रिसेंट एग्जांपल में सर, जो साउथ कोरिया में कू करने की कोशिश हुई राष्ट्रपति द्वारा और फिर बाद में उनको हटा दिया विचार। अरे राहुल, फिर तुमने घटनाओं की बात की, बहुत ऐसे बच्चों जैसे बातें मत करो कि तुम घटनाओं को बार बार ला करके और आर्गुमेंट की बात करो, विचारधारा की बात करो। अगर बात ही कर रहे हो तो तुम उसमें कैपिटलिज्म की बात करो, उसमें मार्क्सिज्म की बात करो कि किस तरह से मार्क्सिज्म एक विचार था जो समाज में पैदा हुआ और उसने राजनीति बदल के रख दिया, है ना? तो समाज और विचारधारा राजनीति का सोर्स था, राजनीति का पावर का सोर्स था, अल्टरनेटिव मॉडल का सोर्स था, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ लिखो। एक लाइन में फिर समाज की दिशा और दशा दोनों राजनीति तय करती है और फिर उसी राजनीति को समाज तय करता है। बिल्कुल तय करता है, दोनों एक दूसरे को तय करते हैं, लेकिन अब दोनों तो क्या डायमेंशन में दोनों तो लिख नहीं सकते, राजनीति भी समाज को, समाज ऐसे तो फिर तो खिचड़ी हो जाएगा। आपको लिखना कोई एक स्टेटमेंट पड़ेगा, उसका एंटीथेसिस आपके बताने के पास तो विकल्प है ही ना, एंटीथेसिस पे लिखो इसको। यस, लिख के दो भाई, लिख के दो। और हाँ, अंत में फिर से मैं डांटता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं? 4 पार्ट में आत्मकथा है बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, और नीड़ का निर्माण, नहीं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। तो उनकी आत्मकथा में एक जिक्र आता है कि जब उनको धोखा वगैरह मिल गया कहीं पे, कि गर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, गर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, आज दुश्मन बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। मुझे ना गुस्सा आता है तो आता है, लेकिन गुस्सा मेरा ठहरता नहीं है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मेरे जब भी मैं गुस्सा कर रहा होता हूँ वो गुस्सा उसी क्षण तक रहता है। मेरे मन में अगर टॉक्सिसिटी रहती तो मैं इतने 100 काम नहीं कर पाता, उसी खुशमिजाजी के साथ काम करता हूँ। तुम देखो, जब मैं 4 लोगों के साथ गप्पे हाँकता हूँ, मनीष वगैरह को लेके आता हूँ, तो कितना मजे लेता हूँ, कितने ऐसे मजे लेने के मूड में रहता हूँ उनके, है ना? खींचता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, है ना? तो मैं उसको खींचता रहता हूँ हमेशा, मुझसे छोटा उम्र में, बट खींचता रहता हूँ। तो मैं ऐसे मनहूस आदमी नहीं हूँ। व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत खुशमिजाज लोगों में से एक हूँ, जिनके होने से धरती ज़्यादा खुश दिखती है, ठीक है? उदास नहीं है मेरी वजह से धरती। लेकिन दुख की बात यह है कि जब लोग बदमाशी करते हैं तो लाठी उठाने का मन करता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि मैं बाबू सोना कर नहीं पाऊंगा कि नहीं मेरी गलती है, मैं इतना भला नहीं हो पाऊंगा कि मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कोई पाप कर्म किए होंगे, हे ईश्वर इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, मेरी ही कोई पूर्व जन्मों का पाप होगा जो इन जैसे
दीक्षित हो गया ना यार निबंध। दूसरी बात चल रही है, बिल्कुल डाल दो। विभाजन साहित्य तो हमने चर्चा किया ही, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी सवाल पूछना। और निहारिका तुम मैसेज कर सकती हो, तुम पे ऐसे गुस्सा आ गया मुझे क्योंकि मैं देख रहा था तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछती हो, ठीक है। तो जिसको जिसको डाटा समझ लो कि उसके प्रति मेरी कोई गुस्सा तो है नहीं, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा हाउस ऑर्डर में रखना पड़ेगा। स्पीकर भी डांटते हैं, माननीय सांसद तो चुप हो जाइए, माननीय सांसद तो शांत रहिए, मार्शल बुला लेते हैं, टांग के ले जाते हैं कई बार। तो इसका मतलब थोड़ा सामान्य सांसदों का अपमान किया है। माननीय सांसद, ठीक है। तो सर एक सवाल पूछना था मुझे। बोलो सर मतलब व्यक्तिगत सवाल है। बोलो, यहाँ पूछने की जरूरत, हाँ बोलो। हाँ सर, आप साहित्य में सर क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सर साहित्य में आपने क्या किया? आप बोलते हैं मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब साहित्य ऐसे है कि मेरे घर में जब मैं पैदा हुआ और जब पढ़ने लिखने लायक हुआ तब चारों तरफ अभी भी मेरी माँ बहुत ऐसे पढ़ाकू है। जैसे अभी उस दिन समदीस का मैंने देखा एपिसोड, तो उसमें मृत्युंजय नितिन गडकरी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने इमीडिएटली, मैं प्रयाग में मीट में था लोगों के साथ, ऑर्डर किया। मेरी माँ ने फिनिश कर दिया, मैं नहीं पढ़ पाया अभी तक। तो माँ तो पढ़ती ही है काफ़ी, फादर तो नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ते थे और बहुत ठीक ठाक लिखते पढ़ते थे। तो साहित्य का माहौल ठीक ठाक घर में था, तो उसी वजह से बहुत पढ़ता था। और फिर ग्रेजुएशन साइंस में था, लेकिन तब भी मैं साहित्य पढ़ता था, साइकोलॉजी पढ़ता था। और बाद में इसी रुचि की वजह से फिर मैंने यूपीएससी में भी ऑप्शन ले लिया साहित्य का। तो यूपीएससी में साहित्य का ऑप्शनल दरअसल मेरे साहित्य के प्रति रुचि की वजह से वो एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट था। जितना जो भी सिलेबस, हाँ, जो भी सिलेबस में यूपीएससी के था उसका लगभग 50-60% या और ज़्यादा ही दिव्या वगैरह तो बहुत पहले ही पढ़ लिया था, जबकि दिव्या नॉवल काफ़ी टफ नॉवल माना जाता है और यूपीएससी वाले तो उसको बहुत बोझ समझते हैं। तो वो सब खत्म हो गया था। तो साहित्य का जो संस्कार था है जो परिवार से मिला है, परवरिश से मिला है और पढ़ने की वजह से हुआ है। मैं पीएचडी कर लेता तो भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाता। हजारों किताबें पढ़ने के लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं, ठीक है। सर मैं पीएचडी कर रही हूँ जेएनयू से, हाँ, हिंदी साहित्य में। बहुत बढ़िया। सर मैं देखती हूँ कि आप इतना बढ़िया, इतने एकदम एक फैक्ट के साथ, इतना मतलब कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होता, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू प्रांजलि, बट बनोगी प्रोफेसर तुम ही, मैं नहीं बन पाऊंगा। ऐसा है सर। हाँ, अभी एग्जाम भी है यूपी, तो मैं बीच बीच में क्लास भी नहीं ले पाती, यूपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है। बढ़िया, दिल्ली आ रहा हूँ, दिल्ली मिलते हैं। 23 की मेरी फ्लाइट है, अगर मैंने चेंज नहीं किया, रीशेड्यूल नहीं किया तो, क्योंकि काम बहुत है इधर, निपटा के जाना पड़ेगा। तो कहीं 24 या 25 को रखेंगे, शेड्यूल करेंगे, दिल्ली मिलते हैं। दिल्ली के मित्रों को इन्फॉर्म कर दूंगा अभी। हाँ सर, जेएनयू में कभी मैं मतलब मैं जगह वगैरह डिसाइड कर लूंगी। करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं। अभी लक्ष्मी भी अपने ग्रुप में है, जो भी जेएनयू में, कौन से हॉस्टल में मुझे पता नहीं। लक्ष्मी हो तुम क्लास में? नहीं है तो 2-3 शायद स्टूडेंट जेएनयू के हैं, तो मिल लेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं। सर आप आइएगा प्लीज। यस, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप लोगों से मिलने के आ रहा हूँ मैं, अपने किसी पर्सनल काम से नहीं आ रहा हूँ, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूँ। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली के मित्रों से मिलूंगा। प्रयाग में मिल लिया, दिल्ली में मिल नहीं पाया। तो अभी ये विंडो जो है 23 तारीख वाला, इसमें मैं सोच रहा हूँ 24-25 में, कहीं छुट्टी है ना पूरा वीकेंड का, और 26 जनवरी भी है, तो मैं सोच रहा हूँ मिल लेता हूँ, तो दिल्ली भी हो जाएगा। अदरवाइज इतनी ठंडी क्या करूँगा, टी शर्ट यहाँ पहन के बैठा हूँ, वहाँ मज़ा नहीं आएगा ना, स्वेटर पहनना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ पे भी ठीक हो गया 2-3 दिन से। अच्छा, बढ़िया है। तो भाई करो, सहकारी बनाए रखो। और हाँ, हिंदी वाले मित्रों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रांसलेशन वाली बात है, जो भी एक व्यक्ति करता था, अभी काम उस पर ज़्यादा बढ़ गया। एक और व्यक्ति की तलाश है मुझे, कि वो जो सिविल की तैयारी करता हो, अंग्रेजी हिंदी दोनों पे कमांडो, मैं उसको गाइड करूँगा, मैं उसको ट्रेन करूँगा। कीवर्ड्स वगैरह से लेकर भाषा तक हर चीज़ बहुत अच्छी करनी है। तो अगर कोई कुछ हेल्प होगी तो मैं करवा दूंगी, मतलब ठीक है, कोई शब्द वगैरह। हाँ, तो ऐसे करना है, वो डेली टास्क के हिसाब से करना है। ऐसे नहीं करना है कि आज कर दिया, कल तो फिर बच्चे मुझे डांटेंगे, जैसे अभी हड़का रहे थे सब कि अभी तक आपने दिया नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो रहा है। तो ये डांट मुझे ना खानी पड़े, तो कोई अगर आधे घंटे 1 घंटे भी दे सकता है तो उसको एक पर्टिकुलर टास्क दे देंगे। ऑफकोर्स उसको कुछ ना कुछ तो रिम्यूनरेशन देना ही है, लेकिन ये एक आपकी वजह से सैकड़ों लोगों का भला हो जाएगा। हिंदी माध्यम के लोगों का हित मेरी पहली प्राथमिकता, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी सारी फैकल्टी अंग्रेजी वाली, उसके बावजूद हिंदी में क्रांति ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि अंत में हिंदी वाली फैकल्टी रखूंगा तो बेचारा अंग्रेजी से बहुत अच्छा रिसोर्स निकाल ही नहीं पाएगा। मेरी मजबूरी ऐसे है कि सौरभ करके जो थे, अब सौरभ ने 2 IAS का इंटरव्यू दिया है, ठीक है,
2 आईएएस इंटरव्यू होने के बावजूद भी उनके प्रति ऐसे मुझे लगा नहीं कि उनका बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो पाएगा, जबकि वो बहुत उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है। लेकिन अंग्रेजी वाले जो फैकल्टीज हैं, उन्होंने अगर एक भी आईएएस इंटरव्यू दिया है तो मुझे लग रहा है उनकी समझ और उनके रिसोर्स कलेक्ट कर पाने की, माइनिंग कर पाने की जो क्षमता है वो हिंदी वाले से ज़्यादा है, क्योंकि अंग्रेजी के तमाम अच्छे रिसोर्सेज को निकाल पाएंगे तो कंटेंट वही डेवलप करेंगे। लेकिन उसका जो हिंदी में जो परिवर्तन है, एक दिन अगर डिले मिल जाएगा तो माफ़ कर दो, अभी रात में ही जैसे ये खत्म होगा सेशन, पहले तो कल के टेस्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ, ठीक है। तो कठिन प्रश्न मैं ही पूछ पाता हूँ आपसे, तो वो मैं सवाल बना करके दे रहा हूँ, डिजाइनर को डिजाइन करेगी। उसके जस्ट बाद जो हिंदी का 9वां लेक्चर था इनका स्नेहल का, उसको बैठ करके मैं खुद प्रूफ रीडिंग करूंगा, मैं खुद सही करूंगा, उसको अपलोड करवा दूंगा। धैर्य रखो, सब होगा। अब अगर एग्जाम थोड़ा टल रहा है तो और अच्छे से काम कर लेने दो, सस्ता काम मत करवाओ, करने दो, ठीक है। सर थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर दिया करूंगी, बिल्कुल, थैंक यू प्रांजलि। मतलब मुझसे हो पाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी बहुत ठीक ठाक समझ मेरी भी है, लेकिन बस सर यही है कि 85 क्वेश्चन मेरे चाहिए फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, तो शायद मेन लिखना होगा। तो पहली बार मेरा मेन फोड़ दो, क्रांति कर दो, जेएनयू की लड़की क्रांति ले आओ, कर दो। सर मेरी भी पहली बार होगा तो सर थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा, लेकिन नहीं करो, नहीं करो, तुम्हारा मेंस होगा, इस बार हो जाए। मैं तो चाहता हूँ यहाँ से टॉपर निकले, इसलिए निकले टॉपर, मेरे सर्वाइवल की बात तो है ही। ऑफ कोर्स तुम लोग टॉप नहीं करोगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, लोग मजे लेने के लिए बैठे हैं, इसलिए भी जरूरी है। क्योंकि ये सब जो कुछ भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही बताओ, मार्केट में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, इतना ज़्यादा आप फीस तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना, अपना इतना ज़्यादा समय देते हो, अपनी जवानी खपा देते हो, 6-6 घंटे क्लासेस चलती, फिर अंत में क्या होता है, फिर से वहीं वैलिडेशन के लिए ढूंढते रहते हो, तो वो नौबत ना आए, 2-2, 3-3 साल बर्बाद जो हो जाते हैं, वो थोड़ा सा रुके। और जब यहाँ से कोई चीज़ सीखेंगे तो वो भी लोग प्रयोग करेंगे। सर कल के टेस्ट का सिलेबस पूरा होगा या 2? अरे पूरा सिलेबस क्यों, जो 2 टॉपिक अभी पढ़ाया है स्नेहल ने उसी का टेस्ट होगा ना, ये सेक्शनल टेस्ट है ना। पूरा पेपर खत्म होगा तो पूरे पेपर का होगा। जैसे पिछली बार सारे टॉपिक का करवा लिया, नेट गया क्या।